हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को इनकी जो शक्तियां हैं प्लस अमेरिका के उपराष्ट्रपति से जो भी उनकी पावर डिफरेंसेस हैं वो हम लोगों ने कंपैरिजन करके टोटल देख लिया था। आज हम लोग एक साथ पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। ठीक है, अब देखिए कंपैरिजन करने में पढ़ने में क्या होता है कि आपको बस पता रहता है अच्छा इनके पास ये पावर है, इनके पास ये पावर है, या डिफरेंस क्या क्या दोनों में है, सिमिलरिटी क्या है, तो सीधे उसमें याद करने में थोड़ा सा चीज़ें इजी रहती हैं। और जो डिफरेंट होता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कुछ पावर केवल मुख्यमंत्री के पास होगी, कुछ शक्तियाँ केवल प्रधानमंत्री के पास होंगी। ठीक है, तो जो अंतर होंगे ज़्यादातर आप देखेंगे जो डिफरेंसेस होते हैं ना वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। या आपने अभी तक PYQ अगर देखा होगा तो PYQ में भी आपने एनालिसिस किया होगा कि अच्छा हाँ ये अंतर है तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो चलिए हम बताते रहेंगे बीच में कहाँ से इंपॉर्टेंट कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक तो संसदीय प्रणाली में हमारे यहाँ क्या है कि केंद्र है और राज्य। तो केंद्र में क्या है, राष्ट्रपति होते हैं, क्या है, सिद्धांतक कार्यकारी प्रमुख होते हैं, इनको राष्ट्राध्यक्ष भी कहते हैं, उन लोग राष्ट्रपति पावर देख लें। लेकिन ये क्या हो, कार्यकारी प्रमुख होते हैं, लेकिन मतलब इनको संवैधानिक प्रमुख भी कहते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, तो राष्ट्रपति हमारे यहाँ संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन जो कार्यकारी मतलब जो कार्य मेन करता है वो हमारे यहाँ कौन है, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और उनको केंद्र सरकार का क्या मुखिया कहा जाता है। चलिए राज्य में सेम चीज़ है कि भाई कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल है, लेकिन जो कार्य करता है, ठीक है, मेन जो प्रमुख होता है वो राज्य सरकार मतलब मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले तो सबसे पहले आर्टिकल पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टेट पीसेस अभी जो देने जा रहे हैं उसमें सीधे सीधे आपको आर्टिकल मैच दी फॉलोइंग या डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अच्छा कि कभी कभी आपको क्वेश्चन दे देंगे कि हाँ 164 में प्रधानमंत्री के संबंधित बातें दी गई या प्रधानमंत्री के शक्ति और संगठन या उनकी पावर की शक्तियाँ दी गई, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अंतर क्या है। मतलब आर्टिकल देखिए यहाँ से ध्यान रखिएगा 75 में मतलब आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की बात की गई, प्राइम मिनिस्टर की, और मुख्यमंत्री की 164 में बात की गई। ठीक है, और देखिए अब हम लोग देखिए प्रधानमंत्री जाहिर सी बात है आपने देखा होगा कि इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, और मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब देखिए संविधान में इसके लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है नियुक्ति के लिए, जो दोनों लोग की मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। इसमें क्या है कि संसदीय व्यवस्था के अनुसार बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, जब हम लोग प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो केंद्र सरकार समझिए कि राज्यपाल मतलब मुख्यमंत्री की बात होगी, तो वहाँ पे आप लोग राज्य की बात समझिएगा। ठीक है, देखिए स्पष्ट यहाँ पे ये थोड़ा सा विवेकाधिकार है, एक तरफ राज्यपाल का और साथ में राष्ट्रपति का क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये टॉपिक कह कि बहुमत स्पष्ट न होने की स्थितियों में राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री के संदर्भ में और राज्यपाल मतलब मुख्यमंत्री के संदर्भ में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति अपनी व्यक्तिगत विवेक की स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। अब जो जैसे कि राष्ट्रपति किसको करेंगे, प्रधानमंत्री को करेंगे, राज्यपाल मुख्यमंत्री को, उनको अगर अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर उसने नियुक्त कर दिया तो 1 महीने के भीतर उनको सदन में मतलब कि सदन में कि मतलब सदन के भीतर मतलब कि राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री को और संसद में प्रधानमंत्री को 1 महीने के भीतर अपना विश्वास प्राप्त करना होगा, या विश्वास मत जो उनको क्या करना होगा, हासिल करना होगा, या विश्वास मत प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक कहना है जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आकस्मिक अगर डेथ हो जाती है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो, तो ऐसी स्थितियों में क्रमशः मतलब वही राज्यपाल या राष्ट्रपति मुख्यमंत्री, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि हम लोग किसकी राज्यपाल किसको करेंगे, मुख्यमंत्री, तो स्पष्ट अब हम लोग वहाँ पे बार बार इसको नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति PM और राज्यपाल CM को। ठीक है, अपने व्यक्तिगत मतलब अगर मान लो डेथ या कुछ आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और उनका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं है कि भाई इनको बनाना है, तो राज्यपाल या राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चुनाव या नियुक्त करता है। ठीक है, सेम अगर नियुक्त करेगा तो उनको भी बहुमत सदन में अपना सिद्ध करना पड़ेगा। संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को संसद या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, आपने सुना होगा ना कि भाई अब जैसे कि इस टाइम किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। जैसे आपने देखा आप इस टाइम प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं इनको कौन सा ये हमारे यहाँ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का सदन, लेकिन इसके पहले जो प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे तो वो कहाँ से आते थे, वो राज्यसभा से आते थे।
तो बस ये कंपलसरी नहीं है कि आपको किसी मतलब कि लोकसभा से ही आना है या राज्यसभा से ही आना है। हाँ, संसद के किसी एक सदन का सदस्य जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि संसद का किसी एक का सदस्य होना चाहिए। सेम चीज़ मुख्यमंत्री पे भी अप्लाई होती है कि उसको राज्य विधानमंडल में, ठीक है, अगर मान लीजिए कि जहाँ पे द्विसदनात्मक विधायिका है, मतलब राज्य विधानमंडल प्लस विधान परिषद है, तो वहाँ पे भी किसी एक का उनको जो है सदस्य होना चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए। अगर नहीं है तो 6 महीने तक रह सकते, लेकिन 6 महीने के अंदर किसी एक सदन का उनको चुना जाना चाहिए, कहीं एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। तो वही है कि विधानमंडल किसी के संसद विधानमंडल 6 महीने में प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, और उस अवधि में राज्य विधानमंडल किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कह रहे कार्यकाल क्या होगा। अब निश्चित देखिए, कार्यकाल कह के निश्चित नहीं है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने निश्चित नहीं है और राज्यपाल प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है, ठीक है। अब देखिए ऐसा टेक्निकल चीज़ है, इसमें यह है कि ऐसा नहीं है कि अब कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो राष्ट्रपति या राज्यपाल जब चाहे हटा दे, नहीं, जब तक उनके पास सदन में बहुमत तब तक वो बने रहते हैं। और मतलब हम लोग को जैसे चला आ रहा है कि भाई 5 साल का कार्यकाल लगभग होता है, लेकिन मेन अगर टेक्निकल भाषा में दिया जाए, क्योंकि भाई राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, तो कहते हैं कि उनके प्रसाद पर्यंत वो बने रहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। वेतन प्रधानमंत्री संसद निर्धारित करेगा और राज्य विधानमंडल किससे करेगा, मुख्यमंत्री की वेतन और ये सब निर्धारित करेगा। अब देखिए शक्तियाँ या पावर की बात, आर्टिकल देखिए आर्टिकल 74, ठीक है। अब देखिए शक्तियाँ और कार्य, आर्टिकल 74 और 163, मतलब 74 मतलब पीएम और यहाँ पे सीएम की बात हो रही है। मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्यों के अनुपालन करने को सहायता करते हैं। ये कहा गया कि भाई हमारे संविधान में बस इतना ही कहा गया कि भाई जैसे कि प्रधानमंत्री यहाँ पे लेते मान लिया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उनके कार्यों में के अनुपालन, मतलब उनके कार्यों को करने के लिए क्या करेंगे, सहायता करेंगे। बस हमारे संविधान में इतना ही मेंशन किया गया है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 75 164, मतलब सीएम पीएम की बात हो रही। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। सभी मंत्री राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर अपने पद पर बने रहते हैं और सामूहिक रूप से लोकसभा, ठीक है, लोकसभा मतलब संसद की बात हो रही है, ठीक है, प्रधानमंत्री वाले संदर्भ में, और राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। और आपने देखा उत्तरदायी होते हैं, और यहाँ पे देखेंगे उत्तरदायी होते हैं तो प्रधानमंत्री जो है, और अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की डेथ हो जाती है तो मतलब संसद मतलब ये केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आई थी अभी, लोकसभा, ठीक है। आपने अगर देखा होगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही से बनता है कि भाई जो मंत्रिमंडल होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है। आपने अगर देखा होगा तो यहीं पे ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने कि किसके प्रति, तो ध्यान रखिएगा संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ज़्यादातर कहते हैं संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, या फिर क्वेश्चन देते हैं कि भाई लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा केवल और केवल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो केवल लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिमंडल, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में तो लोकसभा आप चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बेसिकली आप देखेंगे इसमें इतना ही क्वेश्चन मेन इनके फैक्चुअल बनता है, और भी जो शक्तियाँ पावर में है उसको हम लोग आगे विभिन्न खंडों के थ्रू उसको हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन बेसिकली देखेंगे तो पीएम और सीएम मतलब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बारे में इतना ही चर्चा दी गई है। देखिए अब उसी में हम लोग देखेंगे कि भाई केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिपरिषद में मतलब क्या चीज़ें टेक्निकल चीज़ें दी गई हैं। देखिए भारतीय संविधान में केवल ध्यान रखिए केवल मूल रूप से मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, मंत्रिमंडल का नहीं, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन में कह देंगे भाई मंत्रिमंडल का उल्लेख है मंत्रिपरिषद में नहीं, तो थोड़ा सा याद रखिएगा मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, मंत्रिमंडल का नहीं। मंत्रिमंडल किसके, जो संसदीय प्रणाली मतलब प्रक्रिया के थ्रू एक उपजी क्या है शब्दावली है कह सकते हैं। तो मंत्रिमंडल में केवल ध्यान रखिए कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री, और मंत्रिपरिषद में मतलब मंत्री वास्तविक जैसे कार्यपालिका होती है उसमें से नहीं होता है भाई, राज्य मंत्री हैं या फिर ये केंद्रीय मंत्री हैं या फिर स्वतंत्र प्रभार है, वो सब आ जाते हैं परिषद में, मतलब ब्रॉड रूप है। और जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें कह रहे हैं कि यद्यपि संवैधानिक रूप से संविधान द्वारा प्रदत्त
की गई समस्त कार्यपालकीय शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है, जो संविधान द्वारा शक्तियाँ प्रदान की गई वो किसमें, राष्ट्रपति में। और ये कहा गया कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए या उनके कार्य करने के लिए मतलब एडवाइस देने के लिए या नहीं होता कि भाई मिलजुल के किसके फैसला लेंगे राष्ट्रपति या लेंगे, तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर उनको कार्य करना होगा, ये कहा गया। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है, ठीक है, जो कि परंपरा के आधार पर कार्य करती है। अब इसे सेम चीज़ हमारे यहाँ भी है कि भाई मंत्रिपरिषद हमारे यहाँ वास्तविक कार्यपालिका है, सेम यहाँ पे भी है कि हमारे यहाँ भी भाई वास्तविक संवैधानिक कार्यपालिका किसमें, राष्ट्रपति में नहीं, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद में है, मंत्रिपरिषद ही मेन कार्य करता है। तो वही चीज़ें चली आ रही। भारत में देखिए, भारत में मंत्रिपरिषद प्रणाली को भारतीय संविधान में संहिताबद्ध और उल्लिखित किया गया। ठीक है, मंत्रिपरिषद हम लोग देख लें यहाँ पे कि चर्चा की है मंत्रिपरिषद का। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडल में क्या है, तो नियुक्ति शपथ आर्टिकल 75 में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। लोगों ने देखा था, अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और प्रत्येक नए मंत्री को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है और वेतन भत्ते किसके द्वारा, संसद द्वारा। सेम चीज़ यहाँ पे राष्ट्रपति जगह पे राज्यपाल हो जाएंगे और मुख्यमंत्री की जगह पे प्रधानमंत्री की जगह पे मुख्यमंत्री की। आर्टिकल 164 में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और प्रत्येक नए मंत्री राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है और वेतन भत्ता किसके, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसकी शक्तियों का प्रयोग और सहायता और सलाह देने के लिए कौन होगा, मंत्री। ये लोग देख लिया। अब सेम चीज़ कह रहा है कि भाई केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। और राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। और अतः राष्ट्रपति चाहे तो एक बार मंत्रिपरिषद से पुनः विचार के लिए कह सकते हैं, लेकिन अगर मतलब सेम चीज़ है कि भाई राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग जैसे कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बात करें तो बस सेम चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि अब राज्यपाल आ जाएगा तो मतलब राज्य मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर राज्यपाल काम करेगा। जबकि हम लोग मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करेंगे तो राष्ट्रपति की बात, सेम चीज़ें हैं, बस शब्द का अंतर है। तो राष्ट्रपति जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। बस एक चीज़ कह सकता है कि भाई अगर उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही या कुछ उसको डाउट है या कुछ टेक्निकल चीज़ें नहीं है तो आप उसको एक बार बस पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे सकता है। लेकिन अगर पुनर्विचार सेम चीज़ें भी दे दी गई तो फिर राष्ट्रपति उसको मानने के लिए क्या है, बाध्यकारी है। ठीक है, अब ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद या राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह का न्यायालय में एक क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ कई बार। ये देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद या राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह कोई न्यायालय में विचार नहीं कर सकता। ठीक है, कि भाई अगर कोई सलाह दी गई तो उसको इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, प्लस न्यायालय भी नहीं पूछ सकते कि मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी है। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा या राज्य विधान सभा के भंग होने के बाद भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद अपना कार्यालय नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग क्या कि वैक्यूम नहीं आने देते कि भाई अगर देखेंगे कि जब तक नया चुनाव होता रहता है, जब तक नया नहीं नियुक्त हो जाता तब तक एक प्रकार से वो कार्य करती रहती है पुरानी वाली। ठीक है, जहाँ भी संविधान में राष्ट्रपति राज्यपाल को संतुष्टि की अपेक्षा होती है वहाँ संतुष्टि केवल राज्यपाल की नौकर किसकी होती है, मंत्रिपरिषद की होती है। ठीक है, कि मतलब कि जो चीज़ें हैं, सिंपल सी चीज़ समझिए कि भाई हम लोग राष्ट्रपति या राज्यपाल बस प्रमुख होते हैं, संतुष्टि कार्य जितने भी कुछ होते हैं सब किसके मन पे होंगे, सेंट्रल में केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य में राज्य मंत्रिपरिषद के अनुसार ही होंगे। राष्ट्रपति की संतुष्टि या राज्यपाल की इच्छा अनुसार नहीं होगा। किसके अनुसार होता है, मतलब मंत्रिपरिषद के अनुसार होता है। अब देखिए आर्टिकल 64 मतलब सेंट्रल और राज्य की बात हो रही है। संवैधानिक मंत्रियों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे राज्य और सेंट्रल आप समझिएगा। देखिए, राज्यपाल द्वारा किसी मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। इसका वेतन हम लोग देख लिया कौन निर्धारित करेगा। अब एक ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसको क्लीन कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या, देखिए कि अगर देखेंगे तो इसमें कह रहे हैं कि
इसमें कह रहा है कि भाई ये देखिए, एक तो पहले संविधान में मेंशन नहीं था, इसको 91 संविधान संशोधन द्वारा इसको मेंशन किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित, ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री सहित, बस यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है प्रधानमंत्री के अलावा नहीं, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों का कुल संख्या सदन की सदस्य संख्या से कितने 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बने। तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको क्वेश्चन आ गया कि भाई संसद को चलाने के लिए, ठीक है, अगर संसद या राज्य विधानमंडल को चलाने के लिए कितनी संख्या होनी चाहिए, कितना कोरम पूर्ति होगा तभी संसद चलेगा। ये होमवर्क आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन खूब सारे बने हुए, एक तो यहाँ से और कोरम वाले से। कृषि संविधान में निश्चित संख्या वर्गीकरण का उल्लेख नहीं है, बल्कि इसे समय समय पर परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया गया। क्योंकि देखिए ये भी हमारे मेन संविधान में मेंशन नहीं था, लेकिन ये 91 संविधान संशोधन द्वारा मेंशन किया गया, ऐड किया गया। किसी राज्य, देखिए कह रहे हैं कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित राज्य विधायिका में मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए पिछले 1-2 साल में, अगर जो अभी 17 मार्च को यूपी पीछे देने जा रहा हूँ, सेम क्वेश्चन यही आया था कि न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री सहित राज्य विधानमंडल में मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। इसको भी कब जोड़ा गया था, सेम 91 संविधान संशोधन नियम 2003 द्वारा जोड़ा गया था। मैक्सिमम कितने 15% से अधिक नहीं होते, लेकिन कम जो है यहाँ पे देखिए बात परसेंटेज में की जा रही है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे परसेंटेज में बात की जा रही है और यहाँ पे संख्या है कि भाई 12 उनको जो है मंत्री तो रहेंगे ये, तो यहाँ पे संख्या और परसेंटेज दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद या राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा ठीक है, अब देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद वही हम लोग देख रहे हैं कि लोकसभा और राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, अब वही जो चीज़ें कि भाई अगर कोई मंत्री भी बन जाता है तो उसको 6 महीने के अंदर सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकता अगर सदस्यता नहीं लेगा। अब देखिए दल बदल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दल बदल अनुसूची भी पूछ ली जाती है, तो 10वीं अनुसूची है ना दल बदल से संबंधित, तो कह रहा दल बदल के आधार पर जिस सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है वह मंत्री नहीं रहेगा, ठीक है, के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य हो जाएगा। ये भी कब जोड़ा गया था, 91 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। अब ये कह रहे हैं केंद्रीय स्तर पर संवैधानिक तंत्र की विफल हो जाने पर राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष शासन के परिप्रेक्ष्य में कोई भी संविधान में कोई भी बंद नहीं है, जैसे कि वही है कि भाई अगर केंद्रीय तंत्र जिससे विफल हो जाता है, कि जैसे अभी हम लोग दिखा था ना, जब हम लोगों ने राज्यपाल और राष्ट्रपति की पावर पढ़ी कि आर्टिकल 356 के थ्रू अगर राज्य विधानमंडल विफल हो जाता है तो क्या होता है, तुरंत राष्ट्रपति शासन लग जाता है और राष्ट्रपति वहाँ पे कार्य संचालन करने लगता है राज्यपाल के माध्यम से या मंत्रिमंडल के माध्यम से बना के। लेकिन अगर केंद्र में मतलब शासन विफल हो जाता है या केंद्रीय मंत्रिमंडल विफल हो जाता है तो उससे संबंधित क्या प्रोसेस होगा कि राष्ट्रपति नियुक्त करके प्रशासन चलाने लगेगा, उसके बारे में संविधान में कोई उपबंध नहीं दिया गया या नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये थोड़े से आर्टिकल हैं, आप लोग देख लीजिएगा क्या दिए गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि भाई आर्टिकल अब उसको विस्तार में देखिए। आर्टिकल 88 में मतलब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर आएगा तो ये सेंट्रल की बात होगी, यहाँ पे स्टेट की बात होगी। तो प्रत्येक मंत्री दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और बोलने का अधिकार होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये कई जगह होती है। ये बताइए कि कोई ऐसा कौन सा ऐसा पद है, ठीक है, वो संसद का सदस्य न होते हुए भी वहाँ की कार्रवाई में भाग ले सकता है। ठीक है, ये भी होमवर्क आपको है, 2 होमवर्क दे दिए गए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहे हैं कि भाई सिंपल सी बात है कि कार्रवाई में भाग ले सकता है कोई भी किसी भी सदन में, तब राज्यसभा का अगर सदस्य है तो वो राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी भाग ले सकता है। सेम चीज़ें अगर वहाँ पे भी हो तो अप्लाई होती है राज्य में भी, कि विधान परिषद का सदस्य है तो विधान परिषद में तो लेगा ही, लेकिन वो चाहे विधानमंडल में भाग ले सकता है। लेकिन जब वोटिंग की बारी आएगी तो वो उसी में वोट दे सकता है जिसका वो सदस्य है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ें बात की जा रही है। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है, यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन बने, तो इसका इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा सामूहिक उत्तरदायित्व से। केंद्रीय मंत्रिपरिषद तथा राज्य मंत्रिपरिषद में एक दल के रूप में कार्य करती है। ठीक है, कि भाई जो मंत्रिपरिषद एक पूरे दल के रूप में, एक यूनिटी के रूप में कार्य करती है। संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्य
मतलब संसद में अगर केंद्रीय मंत्री परिषद देखेंगे तो लोकसभा और राज्य मंत्रिपरिषद किसे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा और राज्य विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडल को या राज्य मंत्रिपरिषद को राज्यसभा या विधान परिषद के मंत्री सहित, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ ये दी गई है कि अगर कि भाई अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव कहाँ से पारित होगा, लोकसभा से पारित अगर हो जाता है, ठीक है, तो सभी पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ेगा। मंत्रिमंडल के सदस्य चाहे वो लोकसभा से हैं या फिर राज्यसभा से, ठीक है, दोनों मंत्रिमंडल के सदस्यों को त्यागपत्र देना पड़ेगा अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लोकसभा से पारित हुआ तो लोकसभा के मंत्री ही त्यागपत्र देंगे, नहीं, पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, वो चाहे राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं कि वही है कि भाई त्यागपत्र देने के बाद कार्य है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने कि जब यह कहा जाता है कि कोई मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है तो इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मतलब किसी मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर उस समय पर पद से हटा सकता है जब वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। कि भाई अगर जब चाहे प्रसाद पर्यंत का मतलब ये हो कि अगर भाई कौन नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की सलाह पर अगर लोकसभा में उनको विश्वास मत प्राप्त भी है, ठीक है, आपने देखा होगा मंत्रिमंडल बदले जाते हैं या मंत्रियों को हटाया भी जाता है इस पद से छोड़ के किसी और चीज़ें उनको लगा दिया जाता है, तो उसमें क्या है कि अगर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त भी करते हैं और जब चाहे विश्वास प्रस्ताव है या नहीं है, सेशन चल रहा है, जो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर जब चाहे तो राष्ट्रपति उस मंत्री को पद से हटा भी सकते हैं, ठीक है। देखिए कोई विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं होता, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कह देते हैं कि भाई मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति विधिक उत्तरदायित्व, नहीं, ये गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद का कोई विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं है, ठीक है। ब्रिटेन के विपरीत भारतीय संविधान में मंत्रियों को विधिक उत्तरदायित्व का कोई प्रावधान नहीं दिया गया, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात होगी तो यह एक संवैधानिक निकाय है और आर्टिकल 74 और 75 में 74 75 में विस्तार से इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 60 70 में मंत्रियों के निकाय से संबंधित है और 3 श्रेणियाँ कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री को शामिल किया गया, ठीक है। अब देखिए मंत्रिमंडल शब्द को 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352(3) में सम्मिलित किया गया, जो केवल कैबिनेट को परिभाषित करता है, इसकी शक्तियों और कार्यों का वर्णन नहीं कर, केवल परिभाषित किया गया और मंत्रिमंडल को और इसकी मतलब पावर है पूरा डिटेल में नहीं, बस परिभाषित किया कि ये चीज़ें होती हैं। और लघु निकाय में 15 से 20 मंत्री होते हैं, ठीक है। इसमें अब से मंत्रिमंडल में क्या कैबिनेट में देखेंगे तो केवल केंद्रीय मंत्री होते हैं। जैसे कैबिनेट मंत्री कौन है दर्जा, जैसे हमारे यहाँ देखेंगे आप जो मेन पद ऐसे कह सकते हैं, रेल मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, ठीक है, तो ये लोग कौन है, ये लोग हमारे कैबिनेट मंत्री हैं। हालांकि इनको किचन कैबिनेट भी कहते हैं, अभी आगे देखेंगे इसमें क्या तात्पर्य है। ये अब मेन वही है कि जो कैबिनेट ये होती है जो सरकार का काम काज से संबंधित जो भी मेन डिसीजन होती है वो कैबिनेट मंत्री ही लेते हैं, और जब वो निर्णय लेते तो पूरा संपूर्ण मंत्रिपरिषद जो है उसी को फॉलो करता रहता है, ये चीज़ें हैं। किचन कैबिनेट क्या होती है, हालांकि किचन कैबिनेट हमारे यहाँ कल्चर नहीं। देखिए किचन कैबिनेट मतलब यही होता है कि भाई ये औपचारिक निकाय प्रधानमंत्री उनके कुछ प्रभावशाली सहयोगियों होता है जिन पे विश्वास करते हैं, ठीक है, और चर्चा करते हैं और यही वास्तविक केंद्रीय शक्ति। जैसे किचन कैबिनेट क्या होता है कि प्रधानमंत्री तो होंगे ही, ठीक है, उनके आसपास देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण प्रभावशाली लोग होते हैं या उनके कह सकते हैं विश्वास पात्र हो गए जो भी, तो उन्हीं से डिस्कस करके वो संपूर्ण पूरी सरकार का फैसला लिया जाता है, ठीक है। अब जैसे देखेंगे तो कौन है, गृह मंत्री हो गए, ठीक है, अमित शाह हो गए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो गए, रेल मंत्रालय हो गया, या फिर सड़क नितिन गडकरी जी हो गए, तो ये लोग क्या है, ये एकदम किचन कैबिनेट के भाग है कि मेन इन्हीं लोग का जब डिसीजन हो जाता है तो उसको पूरी मंत्रिपरिषद जो है फॉलो करती रहती। तो इन्हीं के अनुसार क्या होते हैं, चर्चा का यही वास्तविक केंद्रीय शक्ति के रूप में कार्य करते हैं कि इन्हीं के जब डिसीजन होगा सब वही फॉलो करेंगे। उसको क्या कहते हैं, किचन कैबिनेट, मतलब कि जो कैबिनेट है उससे भी एक छोटा जो भाग है, जो मेन पावर है कैबिनेट की उनके अंडर होती है, वही डिसीजन लेते हैं, तो उनको किचन कैबिनेट कहते हैं, ठीक है।
अब देखिए आगे कह रहे हैं कि इसमें न केवल कैबिनेट मंत्री बल्कि मित्र और परिवार के लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली ये हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है, ठीक है। किचन कैबिनेट देखेंगे तो अमेरिका और ब्रिटेन में भी मौजूद है। और भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री एक आंतरिक कैबिनेट किचन कैबिनेट होती है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में आंतरिक कैबिनेट संविधानतः अत्यंत शक्तिशाली थी, ठीक है। अब देखिए इसमें ये तो फैक्चुअल चीज़ है कि इसके टाइम में शक्तिशाली थी, ये तो बाद में होगा। लेकिन यही है कि किचन कैबिनेट अब समझ में आ गया कि भाई प्रधानमंत्री और उनके मतलब पीएम और उनके आसपास के जो सबसे शक्तिशाली या विश्वास पात्र लोग होते हैं, ठीक है, उन्हीं के अनुसार पूरा डिसीजन लेते हैं और उन्हीं के द्वारा बताए हुए चीज़ों को क्या होते हैं सब लोग फॉलो करते हैं। तो इसको कहते हैं किचन कैबिनेट, ठीक है। अब देखिए चलिए देखिए संसद नेक्स्ट चैप्टर है। लेकिन संसद क्या होता है कि काफ़ी लंबा और डिटेल में हम लोग देखेंगे राज्य पूरा संसद और राज्य विधानमंडल मिक्स करके दोनों को। तो उसको नेक्स्ट में करेंगे क्योंकि नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और साथ में देखिए ध्यान रखिए कि जैसे कि अभी आपको पीटी देने जा रहा हूँ, ठीक है। यूपीएससी की भी फॉर्म आ गया तो यूपीएससी प्लस स्टेट पीसेस, स्पेशली आप देखेंगे यूपी पीसेस देने जा रहे हैं, ठीक है। तो यूपी पीसेस में मान के चलिए कि ऑन एवरेज 20 से 25 क्वेश्चन आपको मतलब 20 के आसपास क्वेश्चन मान के चलिए आपको पॉलिटी से देखने को मिलेंगे। सेम चीज़ें आपको काफ़ी क्वेश्चन मतलब कि मान के चलिए कि 10-15 क्वेश्चन आपको यूपीएससी में भी पॉलिटी से देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपने इसको डिटेल में देख लिया तो इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। बस आपको करंट वाली जो कुछ चीज़ें हैं अगर जहाँ पे आएगा, हालांकि अपडेट करते रहेंगे लेकिन अब करंट आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। बस पॉलिटी इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। और जो होमवर्क पूछे गए हैं 2-3 आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं संसद वाले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।